ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि मनुष्य को संवाद की कला सीखनी पड़ी? कारण तो बहुत हैं, परंतु मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण लगता है वह यह है कि उसे अपनी बात लोगों को समझानी थी और दूसरों की बातों को खुद समझना था, उसका अध्ययन करना था। वक्त बदले, दौर बदला और हमने अपनी इस संवाद की परंपरा को कायम रखा। और आइए अपनी इसी संवाद की परंपरा को कायम रखते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा यह शो सीधा संवाद, जहां हम करते हैं सीधा संवाद हमारे मेहमानों के साथ। आज हमारे इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के कुलपति श्री राजबीर सिंह जी की, जिनका एकेडमिक्स की दुनिया में मेरी उम्र से ज़्यादा का तजुर्बा है। सर, आपका सबसे पहले तो आभार, अभिनंदन कि आपने अपने इस हेक्टिक शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इस शो के लिए समय निकाला। मैं इसके लिए जो है जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद, जो पॉपुलरली पूरे प्रदेश में या देश में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देश से बाहर भी इस यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके कुलपति जो है प्रोफेसर सुशील तोमर जी का, और इस यूनिवर्सिटी के जो जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर पवन मलिक, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का निमंत्रण दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है एक FDP यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ने एक सप्ताह का जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसमें जो टॉपिक रखा है मैं ये कहूँगा कि वो आज के दिन जो है टीचर्स को उसके बारे में अवेयर करवाना और उसके बारे में तैयार करवाना, यानी स्किल्स जो है री इंजीनियरिंग इन रिसर्च एंड स्टडीज़, यानी आज की दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी के युग में, जहाँ आए दिन जो है टेक्नोलॉजी में ना केवल बदलाव है बल्कि इस कदर बदलाव है, इस तरह के जो है फास्ट चेंजेस टेक्नोलॉजी में आज आ रहे हैं, जिसके चलते जो है एजुकेशन का जो कंप्लीट लैंडस्केप है, उसकी डिलीवरी का जो सिस्टम है, उसकी असेसमेंट का जो सिस्टम है, वो पूरा उसमें बदलाव आ चुका है। जी सर। मुझे याद है कि अच्छी तरह से 2012 से 17 तक जो है मैंने UGC के साथ काम किया, और बहुत कम लोग जानते थे पहले। देयर इज़ ए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC दैट इज़ कॉल्ड कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन. The mandate for this inter-university center of UGC was to develop digital content in higher education and dissemination of the same through different digital platform. तब एक शुरुआत थी कि डिजिटल कंटेंट डेवलप किया जाए। बहुत कम लोग जो है, यानी बहुत कम टीचर्स जो है इस बात में उनका विश्वास था कि इस तरह के डिजिटल कंटेंट की आवश्यकता है। मैं यूँ कहूँगा बल्कि काफ़ी सारे हम लोगों में से, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स को एक इस तरह का इनहिबिशन था, एक एप्रीहेंशन थी कि ये जो डिजिटल कंटेंट, खासकर सिलेबस बेस्ड डिजिटल कंटेंट हायर एजुकेशन में जो डेवलप किया जा रहा है, इट विल रिप्लेस टीचर, इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्लेसिंग टीचर। तो हमें काफ़ी मेहनत इस बात में करनी पड़ी जब वो डिजिटल कंटेंट डेवलप कर रहे थे कि टीचर्स को, साथियों को समझाने में कि ऐसा नहीं है। बहुत पहले जब देश में कंप्यूटर की क्रांति आई, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने कहा कि ये हमारी नौकरियां खत्म करेगा, कि हमारी नौकरियां ख़त्म करेगा, जबकि सच्चाई ये है कि नौकरियां बढ़ी हैं, उससे कम नहीं हुई हैं। उसी एनालॉजी के आधार पे हमने लोगों को समझाया, अपने शिक्षक साथियों को बताया कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्लेसिंग टीचर, रादर ये जो है कहीं ना कहीं जो 3 इशू जो है एजुकेशन के सामने हमेशा
रहे हैं, आज भी खड़े हैं और शायद आने वाले कल में भी वो जो है वो इशू रहेंगे। हालांकि उस पे काम लगातार हो रहा है और काफ़ी हद तक उन इश्यूज़ को एड्रेस भी किया गया जैसे है। कि कौन से सर? मैं बताना चाहूँगा कि 3 इशू हैं: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्वालिटी ओके, क्वालिटी। एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मैं हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ जी सर। कि अगर मैं बात करूँ GER की, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, कि कितना परसेंटेज जो है बच्चे जो +2 पास करते हैं उसके बाद वो हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं, वो परसेंटेज मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2012 और 17 के बीच में आते आते वो परसेंटेज हमारा 19-20 से 25% तक, अब इस वक्त अगर मैं नेशनल एवरेज की बात करूं, वर्ल्ड एवरेज की बात करूं, तो वो 27% दैट्स है हमारा ह्यूज नंबर सर। शायद अब थोड़ा उसमें इजाफा है। और अगर दुनिया के विकसित देशों की अगर हम बात करें तो वो GER जो है 50% प्लस जो है, कुछ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो उनमें तो 70 और 80% भी है। तो यदि हमने एक नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करनी है, जी सर, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी GER को जो है 50% प्लस की तरफ ले जाना होगा। और अगर हम मौजूदा जो लेवल की बात करें, अगर इसको मैं 29-30 के आसपास भी अगर मैं मान के चलूँ कि इतना बढ़ गया होगा, तो उसको 50 तक ले जाने के लिए ये मान के चलिए कि अगले 10 साल में हमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नंबर है उसका डबल बढ़ाना। यानी इस वक्त 1100 के करीब देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं और 45,000 प्लस जो हैं कॉलेजेस हैं। तो एक तो तरीका ये है कि भाई उसको हम जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। यानी अगर मैं कुछ ऐसा टारगेट मान के चले कि भाई अगले 10 साल में 15 साल में हमने इसको जो है 50% प्लस पे लेके जाना है, तो ये मान के चलिए कि हमें कम से कम 2000 या उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करनी होंगी और 1 लाख के करीब कॉलेजेस जो है, तब जाके ऐसा कुछ हम सोच पाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि अगले 10 साल में ही हम जो है 2000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ खड़ी कर और 1 लाख कॉलेजेस, इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो है क्रिएट कर पाएंगे? और उसके साथ साथ में फिर ये भी आती है कि भाई शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी और दूसरे इश्यूज़ भी हैं। सर, आपने अभी, आपका इस इंटरव्यू से पहले मैं एक लेक्चर देख रहा था, तो उसमें आपने बात की कि हम लोगों को स्किल और रिसर्च दोनों के ऊपर बराबर मात्रा में ध्यान देना है। मैंने ये खुद नोटिस किया है और खुद ऑब्जर्व भी किया है कि एक अच्छा रिसर्चर जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या उसके बाद रिसर्च की फील्ड में कुछ काम करना चाहता है, वो स्किल्स में अच्छा नहीं होता। एक अच्छा स्किलमैन जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल इंसान है, वो रिसर्च में अच्छा नहीं होता। मतलब बेसिकली जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, ग्रास्पिंग, ऑब्जर्विंग एंड देन प्रेजेंटिंग। एंड स्किल की जब हम बात करते हैं सर, स्किल एक तरीके की कला है कि आपको इस कला को सीखना है, उसे फिर अपनी लाइफ में या अपने उस कार्य में उभार करके लाना है, जिससे आप आने वाले समय में अपने लिए एक रोज़गार उत्पन्न कर सकें। मैं आपके इस क्वेश्चन पे बाद में आऊँगा, पहले मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था उस बात को पूरा करना चाहूँगा, और वो स्किल पे ही मतलब जो है उसी को लेके जो है उसका जवाब भी उसी में आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों में ये एप्रीहेंशन था कि दिस डिजिटल कंटेंट जो डेवलप किया जा रहा है ये टीचर्स को रिप्लेस करने का है, कि नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो 3 इश्यूज़ मैंने बताए कि कैसे हम जो है हायर एजुकेशन की एक्सेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे इक्विटी के इशू को, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो है इवन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड हायर एजुकेशन, उनके लिए कैसे हम एजुकेशन को मतलब जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और कैसे हम क्वालिटी जो है एजुकेशन की उसको बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो है, मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी इन सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर है या इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से
किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें अचीव किया जा सकता है। मैं इन तीनों बातों की बात करूं तो देखिए कि उस वक्त लोगों में ये अप्रीहेंशन था। एक फेज़ आया कोविड के दौरान जो है अचानक जो है फिज़िकल मोड में सारा कुछ जो है टीचिंग लर्निंग बंद हुआ। ये कंटेंट जो उस वक्त डेवलप हुआ था CEC के माध्यम से, जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि 87 सब्जेक्ट्स में जो है अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स जो है उसमें कंटेंट डेवलप हुआ और ये सिलेबस बेस्ड कंटेंट डेवलप हुआ। भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जिसमें कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है भारत सरकार के जो है MHRD के माध्यम से ये प्रयास किया गया था। NMEICT का एक प्रोजेक्ट चला, उसके माध्यम से ये जिम्मेवारी कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो UGC का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है उसको दी गई कि भाई अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का जो कंटेंट है वो CEC डेवलप करेगा, क्योंकि हमारा बड़ा चंक जो है स्टूडेंट्स का वो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं। ये जो है जिम्मेवारी CEC ने बखूबी निभाई और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं डायरेक्टर था तो ये 87 सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि 95 सब्जेक्ट्स में ये कंटेंट डेवलप हुआ। और जैसा मैंने कहा कि एकमात्र हमारा देश ऐसा है जो सिलेबस बेस्ड जो है कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है वो उसका डिजिटल कंटेंट जो है अवेलेबल जो है वो करवाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस के लिए, स्वयं और मूक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और बाद में फिर वो स्वयं और मूक प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध करवाया गया। और आप ये देखिए कि कोविड के दौरान जब ये सारा कुछ मतलब जो है फिजिकल मोड में बंद हो गया था, चीज़ें जो है वो कंटेंट दैट केम हैंडी फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और वो सारे वीडियो जो बने हुए थे एजुकेशन के, जो 4 क्वाड्रेंट कंटेंट बना हुआ था, एक कंप्लीट मैं ये कहूँगा कि एक लर्निंग पैकेज था कि 4 क्वाड्रेंट का मतलब उसमें वीडियो था, उसका टेक्स्ट था, उसमें उसके रेफरेंसेस जो हैं वेब रेफरेंसेस और टेक्स्ट रेफरेंसेस अवेलेबल थे, उसके असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं या असेसमेंट के एलिमेंट्स जो होते हैं कि भाई आपका लर्निंग आउटकम क्या हुआ है कि उसको एसेस करना है तो इमीडिएट वो भी उसको एसेस कर सकते हैं। ये कंटेंट अवेलेबल हुआ और तब लोगों को समझ में आया कि देखिए ये तो हाउ हैंडी दिस कंटेंट इज़। और बाद में भी लोगों ने बल्कि ना केवल ऑनलाइन बल्कि हाइब्रिड मोड में आज हम उसको मतलब जो है यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ इसमें कि नाउ द फ्यूचर इज़ फॉर दिस हाइब्रिड मोड ऑफ जो है टीचिंग लर्निंग। ये जो है फेस टू फेस रीडिंग का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता मतलब जो है ऑनलाइन एजुकेशन, बट एजुकेशन में अब UGC ने अलाउ भी किया है कि 40% कंटेंट आप जो है ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। तो इट्स ए राइट कम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हम करेंगे और तो मैं समझता हूँ कि उससे एजुकेशन को कॉस्ट इफेक्टिव भी बना पाएंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो मतलब इक्विटी के इशू को भी एड्रेस कर पाएंगे, एक्सेसिबिलिटी। एंड इट्स ए हार्ड फैक्ट कि ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट हैविंग, ये कहें हम कि हम में से सभी जो हैं वो कोई क्वालिटी टीचर्स जो हैं शॉर्टेज तो एक इशू है, लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूँ कि अगर मैं YMCA फरीदाबाद की बात करूँ तो यहाँ सभी टीचर्स जैसे लर्नर सभी एक लेवल पे नहीं होते, टीचर भी सभी एक लेवल पे नहीं होते। और आज के दिन जो ये NEP में जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बच्चों के सामने चॉइस होनी चाहिए कि वो कौन सा कोर्स किस टीचर से पढ़ना चाहता है, कौन सा कोर्स किस इंस्टीट्यूशन से वो लेना चाहता है, कि 50% आप पेरेंट इंस्टीट्यूशन से लेंगे और 50% जो है क्रेडिट जो है आप दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी लेंगे। कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये है कि इफ़ क्वालिटी टीचर्स आर अवेलेबल एट अदर प्लेसेस, सो वी मस्ट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर कि वो उसको ले पाएँ, दूसरी जगह से भी ले पाएँ। पर्पज़ ये है कि क्वालिटी को कैसे इनकरेज किया जाए, उसके लिए सॉल्यूशन जो है टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। यानी स्टूडेंट्स के लेवल पे भी और टीचर्स के लेवल पे भी आज स्किल एक्वायर करना टेक्नोलॉजी के साथ टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसलिए आज जो ये विषय YMCA ने रखा स्किलिंग का कि इमर्जिंग स्किल्स, इमर्जिंग रिसर्च। स्किल्स कह लीजिए या री इंजीनियरिंग ऑफ स्किल्स, मतलब फॉर रिसर्च एंड टीचिंग कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक क्वेश्चन रेज़ किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक अच्छा रिसर्चर जो है वो स्किलफुल इंसान भी हो, बट मेरा ये मानना है कि मैं इसमें मेरा ज़्यादा विश्वास इस बात में है कि अच्छा रिसर्चर होगा वो अच्छा एक स्किलफुल आदमी भी होगा, और अच्छा स्किलफुल आदमी होगा वो एक अच्छा रिसर्चर भी जो है उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। हाँ, अपवाद हो सकता है इस बात में, बट ये मेरा फर्म बिलीफ है इस बात के लिए कि जैसे एक अच्छा टीचर अगर आपने बनना है तो अच्छा रिसर्चर होगे तो अच्छे टीचर बन पाओगे, और अच्छे टीचर होगे तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन पाओगे। ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ करके देखने की ज़रूरत है, एक साथ करके देखने की ज़रूरत है, और इन दोनों में कुछ बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्किल अगर हम वो टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है, वो स्किल जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल की भी हो सकती है, और बेसिकली मैंने आज भी ये बात रखी है कि एजुकेशन के माध्यम से हम 3 तरह की स्किल जो है एजुकेशन फोकस करता है। वन इज़ हार्ड स्किल, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, नॉलेज जिसको बात करते हैं, और दूसरी जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स, या बेसिक साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं तो बेसिक साइंस की, मतलब जो है नेचुरल साइंस की, या फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनकी बात करें, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो उनके जो डिसिप्लिन है उनकी नॉलेज की बात की जाती है। इसके साथ में एक और स्किल जो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर मतलब जो है वो डेवलप होना, वो डेवलप करना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल भी आती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है स्पोकन और रिटन जो है दोनों तरह की स्किल्स की बात आती है, क्योंकि जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, जो डोमेन नॉलेज यानी जो हार्ड स्किल आपने एक्वायर की है, उसकी एप्लीकेशन जो है फॉर द सोसाइटी एट ए लार्ज स्केल मतलब जो है उसको उसके लिए जो है उसको कैसे अप्लाई करेंगे सर, तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स होना ज़रूरी है, और एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आपको लाइफ स्किल्स भी मतलब जो है वो ज़रूरी हैं। तो ये स्किल्स जो हैं वो, और मैं ये बताना चाहूँगा कि NAP 2020 के माध्यम से स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस रहेगा, और both will go hand in hand. Both will go hand in hand, and I would like to share with you that the government of Haryana or the Honorable Chief Minister of Haryana, आदरणीय मनोहर लाल जी जो है उन्होंने हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में सभी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल लेवल पे, मैं ये कहूँगा कॉलेज लेवल पे, NAP की इम्प्लीमेंटेशन को बहुत प्रायोरिटी दी गई है, और जहाँ भारत सरकार ने या UGC ने ये जो है समय जो सीमा जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की 2030 रखी है, वहीं हरियाणा में इसको 2025 रखा है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए काम कर रही हैं। NAP का इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप सभी ने तैयार किया है, और इसका जो टेम्पलेट तैयार किया जा रहा है उसमें वोकेशनल एजुकेशन स्किल और एजुकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी महत्व दिया गया है। सर, आपका पहली बार हमारे इस महर्षि दयानंद स्टूडियो में आगमन हुआ है, हमारे छात्रों के बीच में आपका पहली बार आगमन है, आप हमारे छात्रों को संदेश देना चाहेंगे सर? पहला तो इसी बात से मैं जोड़ के बात कहूँगा कि वो ख़ासकर मैं मीडिया के कोर्सेज़ की मैं बात करूँ, मीडिया के कोर्सेज़ में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ख़ासकर जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो स्किल डेवलपमेंट पे वो फोकस करें, चाहे वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो या टेक्नोलॉजी की एडेप्टेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी पे कंफर्ट लेवल के साथ काम करने की बात हो, और डोमेन नॉलेज की स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन साथ साथ में जो है ये जो स्किल्स हैं
टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन पे जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को फोकस करने की बहुत जरूरत ही है। मतलब जो है उनको महत्व देना होगा, तभी वो जो है एक अच्छे मीडिया प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। धन्यवाद सर। और मुझे खुशी है कि YMCA का ये जो डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, बहुत थोड़े समय में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अपने आप को एक अच्छे डिपार्टमेंट के तौर पे एस्टेब्लिश किया है। ख़ासकर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विंग है, जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। अभी मैंने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और जिस तरह से बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, सारा मीडिया जो है की प्लानिंग और उसके बाद उसका प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम जिस तरह से बच्चों ने अपने हाथ में लिया है, इट विल प्रोवाइड देम ए अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंडस्ट्री रेडी जो है, प्रोफेशन रेडी जो है, वो स्टूडेंट जो है वो निकलेंगे। हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे और ऐसे शो आपके साथ करना पसंद करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू। मैं एक और विषय जो है फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे, बिल्कुल सर। जो आज भी मैंने बात रखी है, और इसी के साथ मैं थोड़ा आज ज़रूर जोड़ना चाहूँगा उसी के साथ, जो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है सेलिब्रिटी अगर कोई टीचर्स होगा तो टीचर्स भी जो है सेलिब्रिटी की कैटेगरी में जो है वो होंगे। और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि मतलब जो है जो टीचर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को जो है अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, और इसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों जो है स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर। आप अपना जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और जो है सेलिब्रिटी कौन है जिसके फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा हों, तो ऐसा टीचर जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो है स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो, he will be celebrity. So this technology provide you the opportunity to be celebrity, and those who will improve, those who will deliver quality content, I think those teacher will be tomorrow's celebrities. तो इस पे विस्तार से कभी और मौके पे बात करेंगे। तो सर ने तो हमारे साथ वादा कर दिया है कि हम ऐसे ही एक नए शो के साथ दैट टीचर्स विल बी दी कमिंग सेलिब्रिटीज फॉर द कमिंग जनरेशन आपके साथ जुड़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे ऐसे ही रोचक संवादों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे थे YMCA संचार।